माना जाता है कि पुराने समय में जिराफ की गर्दनें छोटी हुआ करती थीं, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण बदला और भोजन की कमी हुई, लंबी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक आसानी से पहुंच सके। इससे उन्हें जीवित रहने और संतान पैदा करने में मदद मिली। धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जिराफों की संख्या बढ़ती गई। जेनेटिक्स से एक सवाल है कि हम इंसान चिंपैंजी से 96 से 99% जेनेटिक्स सिमिलर है, और ये फ्रूट फ्लाई से 60%, कुत्तों से 82%, बिल्लियों से 90%, और इवन बनाना से भी 50% सिमिलर है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सब हमारे पूर्वज हैं? कल्पना कीजिए कि एक जंगल में हिरणों का एक झुंड है। कुछ हिरण तेज दौड़ते हैं और कुछ धीरे। जब कभी शिकारियों का हमला होता है तो तेज दौड़ने वाले हिरणों के बचने की संभावना अधिक होती है। समय के साथ यही गुण अगली पीढ़ियों में अधिक प्रचलित हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पूरी प्रजाति बेहतर हो जाती है। क्या इंसानों का एवोल्यूशन रुक गया है या हम नेक्स्ट स्पीसीज बनने वाले हैं? आज की इस पॉडकास्ट में हम एवोल्यूशन को स्कूल बुक की तरह नहीं, उसको रियल लाइफ लॉजिक एंड साइंस के साथ समझेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल जेमिनाई। चलिए शुरू करते हैं। गूगल जेमिनाई, आपको हमारे इस एवोल्यूशन के टॉपिक के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। इवोल्यूशन एक बहुत दिलचस्प विषय है। हम कहाँ से शुरू करें? मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है और मेरे जहन में भी है कि एवोल्यूशन का मतलब कि सिर्फ मंकीज और चिंपैंजीज से इंसान बने हैं। क्या यही ट्रुथ है? ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बंदरों से आए हैं। इसका मतलब ये है कि समय के साथ सभी जीवित प्राणी बदले और उनमें परिवर्तन आए। हम एक कॉमन पूर्वज से जुड़े हैं, लेकिन बंदरों और इंसानों के विकास का सफर अलग अलग रहा है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो? जी बिल्कुल। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब ये है कि जो प्राणी अपने पर्यावरण के अनुसार सबसे अच्छी तरह से ढल जाते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना सबसे अधिक होती है। इससे पीढ़ियों के दौरान प्रजातियों में बदलाव आते हैं। क्या आप इसे किसी विशिष्ट उदाहरण से समझना चाहते हैं? हाँ, बता दो। ठीक है। जिराफ का उदाहरण बहुत अच्छा है। माना जाता है कि पुराने समय में जिराफ की गर्दनें छोटी हुआ करती थीं, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण बदला और भोजन की कमी हुई, लंबी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक आसानी से पहुंच सके। इससे उन्हें जीवित रहने और संतान पैदा करने में मदद मिली। धीरे धीरे ली गर्दन वाले जिराफों की संख्या बढ़ती गई। क्या आप इस उदाहरण से समझ पाए? हाँ, इस उदाहरण से समझ पाया। बहुत अच्छे। एवोल्यूशन एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो लाखों सालों से चल रही है। क्या आप इसके किसी विशिष्ट पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स या किसी खास प्रजाति का विकास? जेनेटिक्स से एक सवाल है कि हम इंसान चिंपैंजी से 96 से 99% जेनेटिक्स सिमिलर है, और ये फ्रूट फ्लाई से 60%, कुत्तों से 82%, और बिल्लियों से 90%, और इवन बनाना से भी 50% सिमिलर है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सब हमारे पूर्वज हैं? जेनेटिक समानता का मतलब ये नहीं है कि वे सभी हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी जीवित प्राणियों के बीच एक कॉमन जैविक विरासत है। ये दिखाता है कि जीवन का विकास पृथ्वी पर एक मूल से हुआ है और हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। क्या आप जेनेटिक समानता के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? उदाहरण से समझाओ। समझिए कि जैसे हमारे परिवार के सदस्यों के बीच कुछ जेनेटिक समानताएं होती हैं, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के बीच भी कुछ समानताएं होती हैं। ये इवोल्यूशन का सबूत है कि हम सभी एक कॉमन पूर्वज से निकले हैं, भले ही आज हम एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हों। क्या आप इसे किसी वैज्ञानिक पहलू से समझना चाहते हैं? हाँ, क्लियर नहीं हुआ मेरा डाउट। ठीक है, मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जेनेटिक समानता का मतलब ये है कि हमारे डीएनए के कुछ हिस्से अन्य जीवों के डीएनए से मिलते जुलते हैं। ये इवोल्यूशनरी ट्री को दर्शाता है, जैसे कि एक बड़े पेड़ की शाखाएं एक मुख्य तने से निकलती हैं। हम सभी एक कॉमन पूर्वज से जुड़े हैं, लेकिन हमारा विकास अलग तरह से हुआ है। क्या अब ये थोड़ा और स्पष्ट हुआ? हाँ।
तो क्या आप इवोल्यूशन के किसी और पहलू पर बात करना चाहते हैं? मैं एवोल्यूशन को ऐसे समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेड़ पर 10 बंदर थे। पेड़ पर ही बंदर को जो ज़रूरत चीज़ थी खाने के लिए वो था, लेकिन कुछ समय बीतते गए, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल, तब पेड़ पर जो खाने की चीज़ थे वो कम होने लगे। इस चीज़ के चलते वो 10 बंदर में से 5 स्ट्रांग थे, वो डोमिनेट कर गए। उसमें से 5 बंदर कमज़ोर थे। अब पेड़ के ऊपर डोमिनेट करके जो फल थे उसको छीन के खाने की क्षमता नहीं थी। वो बंदर क्या करने लगे, पेड़ से नीचे उतर कर खुद को जो चीज़ चाहिए था उसको ढूंढते हुए चले गए। इस तरह से जो बंदर पेड़ से नीचे आ गए वो फ्यूचर में आते आते लाइक इंसान बने, और जो बंदर पेड़ में ही रह गए वो आज के एग्जिस्टिंग बंदर चिंपैंजीज है। क्या एवोल्यूशन इस तरह से है? आपका ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है, लेकिन इवोल्यूशन का सिद्धांत थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग और कमजोर की बात नहीं होती, बल्कि उन बदलावों की बात होती है जो पीढ़ियों के साथ प्राणी में आते हैं। और इंसान और बंदरों के पूर्वज अलग अलग थे, न कि एक बंदर का ग्रुप दो हिस्सों में बंट गया। हाँ, तो हमारे पूर्वज बंदर के पूर्वज अलग अलग कैसे हो गए? हम और बंदर एक कॉमन पूर्वज से आए हैं, लेकिन हमारा विकास अलग दिशाओं में हुआ। इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे एक पेड़ की दो शाखाएं अलग दिशाओं में बढ़ती हैं, लेकिन उनका मूल एक ही होता है। हाँ, इससे तो क्लियर हुआ, लेकिन एक सवाल है। अर्थ पे एस्टेरॉइड्स आकर टकराए जब डायनासोर्स का ज़माना था, तो डायनासोर्स क्यों विलुप्त हो गए? वो क्यों एवोल्यूशन नहीं हुए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। माना जाता है कि डायनासोर का विलुप्त होना किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों से हुआ। इसमें उल्कापिंडों का टकराना, जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। इवोल्यूशन हमेशा अडेप्ट करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होता, खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है? हाँ, बताओ। एवोल्यूशन काम करता है नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। इसका मतलब यह है कि जिन जीवों के पास कुछ विशेष गुण होते हैं जो उन्हें उनके पर्यावरण में बेहतर ढलने में मदद करते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। समय के साथ यही गुण आने वाली पीढ़ियों में फैलते जाते हैं, जिससे प्रजातियों में बदलाव आता है। क्या आप इसे किसी विशिष्ट उदाहरण से समझना चाहते हैं? हाँ, उदाहरण से एक्सप्लेन करो। कल्पना कीजिए कि एक जंगल में हिरणों का एक झुंड है। कुछ हिरण तेज दौड़ते हैं और कुछ धीरे। जब कभी शिकारियों का हमला होता है तो तेज दौड़ने वाले हिरणों के बचने की संभावना अधिक होती है। समय के साथ यही गुण अगली पीढ़ियों में अधिक प्रचलित हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पूरी प्रजाति बेहतर हो जाती है। क्या आप समझ पाए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? हाँ हाँ, समझ गया, इससे समझ गया। बहुत अच्छे। तो एवोल्यूशन के किस पहलू पर आप और जानना चाहेंगे, या कोई नया सवाल पूछना चाहते हैं? नया सवाल है। क्या हम इंसानों का एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है या रुक गया है? जी हाँ, इंसानों का एवोल्यूशन अभी भी जारी है, भले ही ये धीमी गति से हो। हमारी जीवन शैली, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण हमारे डीएनए में लगातार छोटे परिवर्तन आ रहे हैं। क्या आप इन परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जो एवोल्यूशन हम आँख से देख सकते हैं वैसा उदाहरण दो। जरूर। एक साफ उदाहरण है लैक्टोज सहनशीलता। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर उन जगहों पर जहां डेयरी उत्पादों का सेवन पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है, वयस्कों में भी दूध पचाने की क्षमता मौजूद है। ये एक एवोल्यूशनरी बदलाव है। क्या आप ऐसा कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, ये उदाहरण थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। दूसरा अच्छे से समझने वाला उदाहरण दो। ठीक है, एक और उदाहरण है एंटीबायोटिक प्रतिरोध। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया धीरे धीरे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो रहे हैं। ये इवोल्यूशन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं। क्या ये उदाहरण आपको बेहतर समझ आया? ऐसा उदाहरण दो जो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ। कुछ लोगों के अक्ल दाढ़, विजडम टीथ अब नहीं निकलती या बहुत छोटी निकलती है। ये भी इवोल्यूशन का एक प्रमाण है, क्योंकि पुराने समय में जब मनुष्य को कठोर भोजन चबाना पड़ता था, तब अक्ल दाढ़ महत्वपूर्ण होती थी। क्या ये उदाहरण आपको बेहतर समझ आया? हाँ, तो अब अकलदार तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह से क्यों नहीं चला गया? और इसी जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स
ये भी एक अंग है, ये क्यों पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो रहा है? एवोल्यूशन एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसे पूरी तरह से विलुप्त होने में लाखों साल लग सकते हैं। हाँ। और अपेंडिक्स जैसे अंग भले ही आज हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ उपयोग अभी भी हो सकता है, या वे किसी दूसरे अंग से जुड़े हो सकते हैं। क्या आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, वो रहने दो, वो नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब तक एवोल्यूशन के बारे में रहने दे। और एक सवाल, अक्सर लोग भी इस प्रेजेंट वर्ल्ड में कहते हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ इस सवाल से कंफ्यूजन है, एआई भी ह्यूमंस की तरह सोचता है क्या? एआई ह्यूमंस का नेक्स्ट रेवोल्यूशन है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एआई इंसानों की तरह पूरी तरह से तो नहीं सोचता, क्योंकि इसकी सोच एल्गोरिदम और डेटा पर आधारित होती है। इसे इंसानों जैसी भावनाएं और चेतना नहीं होती। और एआई इंसानों का अगला इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक अलग चीज है जिसे हमने बनाया है। क्या आप एआई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल, पिछले अवधि में लोग उतना नहीं सोचते थे, मतलब इंसान का सोच इवॉल्व हुआ है और इंसान ने एआई को बनाया है। क्या हम एआई इंसान का एवोल्यूशन कह सकते हैं? आपका तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान की सोच और तकनीकी प्रगति निश्चित रूप से इवोल्यूशन का परिणाम है, जिसने हमें एआई बनाने के काबिल बनाया। लेकिन एआई खुद एआई का जैविक विकास नहीं है, ये एक अलग तरह का विकास है, तकनीकी विकास। क्या आप इन दोनों में अंतर समझना चाहते हैं? हाँ, जैविक विकास और तकनीकी विकास मतलब डिफरेंस क्या है? थोड़ा डिटेल में समझाओ। जैविक विकास का मतलब है समय के साथ जीवों के शारीरिक और आनुवंशिक बदलाव, जो नेचुरल सिलेक्शन के कारण होते हैं, जैसे कि इंसानों का सीधा खड़ा होना या अक्लदाड़ का छोटा होना। तकनीकी विकास इंसानी ज्ञान और नवाचार का परिणाम है, जैसे कि पहिए का आविष्कार, कंप्यूटर का विकास या एआई का निर्माण। ये दोनों अलग अलग तरह के विकास हैं। क्या आपको अब अंतर स्पष्ट हुआ? हाँ, स्पष्ट हुआ। एक और सवाल, इंसान के फ्यूचर के एवोल्यूशन में मतलब हजारों साल, 10,000 साल, लाखों साल बाद इंसानों का शेप कैसा रहेगा? जैसा अब है प्रेजेंट वैसा ही रहेगा, या लाइक ब्रेन बड़ा होना या इमोशंस कम होना, ऐसा कुछ होगा? भविष्य के एवोल्यूशन के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ प्रवृत्तियां संभव है, जैसे कि इंसानी दिमाग का और विकसित होना या शरीर के कुछ अंगों का सिकुड़ना। भावनाओं के बारे में कुछ कहना और भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जटिल होती है। मतलब इंसान के सोच का एवोल्यूशन मतलब ब्रेन साइज में बड़ा हो सकता है या सिर्फ सोच में ज़्यादा हो सकता है? दिमाग का विकास दोनों तरह से हो सकता है, आकार में भी और कार्य क्षमता में भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप कोई विशिष्ट सिनेरियो सोच सकते हैं? नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो बेझिझक पूछें। फिलहाल तो एवोल्यूशन के रिलेटेड कुछ सवालात मेरे क्लियर हो गए हैं। और फाइनली इस पॉडकास्ट में आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि इवोल्यूशन एक अद्भुत प्रक्रिया है, जो हमें हमारी उत्पत्ति को समझने में मदद करती है, और ये कभी रुकती नहीं है। हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को देखना और समझना हमें और जागरूक बनाता है। और आपके सवालों के लिए धन्यवाद, इनसे मेरी समझ भी और गहरी हुई। हाँ, आपका भी हमारे पॉडकास्ट में आकर पॉडकास्ट को अच्छे तरह से नॉलेजेबल बनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। अगर आपके मन में भविष्य में और कोई सवाल आए तो बेझिझक पूछिएगा। धन्यवाद। हाँ ज़रूर, फ्यूचर में आपको फिर से गेस्ट के तौर पर बुलाएंगे। मुझे खुशी होगी। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ एवोल्यूशन के रिलेटेड मेरे सवालात। फ़िलहाल मेरे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपके भी इस तरह के सवाल, अगर यही सवाल होंगे तो आपके सवाल भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके सवाल इसको छोड़कर दूसरे सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उस सवाल को फ्यूचर के एपिसोड में कवर करेंगे। ये पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला है तो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ फ्यूचर में बने रहिए। धन्यवाद।